अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम सर। अभी एक आध मिनट में ज़रा अटेंडेंस से आवाज़ करते हैं हम। जी, अब्दुल रहीम रऊफ। प्रेजेंट सर। ठीक है, स्टूडेंट्स अटेंडेंस लगाने लगा हूँ मैं एक दफ़ा। ठीक है, अब्दुल रहीम। अब्दुल्ला कमर। अब्दुल्ला कमर नहीं है। ओके जी। अब्दुल सुबहान। यस सर। ठीक है, आबिदुल्ला। आबिदुल्ला भी नहीं है। ओके जी। अली हसन। प्रेजेंट सर। आसिफ रहमान। आसिफ माइक ऑन करें और अटेंडेंस बोलें अपनी। दानियाल अली। यस सर। एहतशाम। प्रेजेंट सर। ठीक। फैसल रहीम। फैसल रहीम। फैजान ताहिर। यस सर। ठीक। फिरोज अहमद खान। प्रेजेंट सर। ठीक है जी। हमील जफ़र। प्रेजेंट सर। ठीक। उमैर अनवर। प्रेजेंट सर। उमैर अनवर। ठीक है जी। मियाँ मोहम्मद उमैर। यस सर। ठीक है जी। मोहम्मद आसिफ मजीद। आसिफ मजीद। ओके, आसिफ अटेंडेंस लगा रहा हूँ आपकी तरफ। डिस्टॉर्शन और कुछ मामला ठीक नहीं है, चीज़ें सेट करें। मोहम्मद जुनेद असलम। प्रेजेंट सर। ठीक। मोहम्मद तैयब। प्रेजेंट सर। ठीक। मोहम्मद अबू बकर आज़म। मोहम्मद अबू बकर आज़म नहीं है। आकिब ज़हूर। प्रेजेंट सर। असद अशरफ। असद अशरफ भी नहीं है। बिलाल बाबर। प्रेजेंट सर। ठीक है। बिलाल जुनैर अज़हर। प्रेजेंट। ओके जी। हसीब। यस सर।
ठीक। मोहम्मद हुसनैन। यस सर। सीब आप वही है मेरे से जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये वही है सीब या कोई और? जी सर। अच्छा ठीक है। मोहम्मद मोहम्मद हसनैन, हुसनैन। यस सर। ठीक यस सर। ठीक ठीक। मोइज सईद। मोइज सईद। मोइज लास्ट लेक्चर में भी नहीं था, इससे भी ज़रा पूछें। इसको ईद मुबारक भी कहें पुरानी तरह मेरी तरफ से। मोहम्मद रिहान ताहिर। रेहान ताहिर। शाहजेब अशफाक। Present, sir. ठीक है Shazay present. ठीक है। मुकर्रब अहमद। प्रेजेंट सर। ठीक है। रज़ा फैज़। रज़ा फैज़। शाहजेब उस्मान। यस सर। ठीक है। उसामा अफजल। Present, sir. ठीक है जी। वलीद मुख्तियार। Present, sir. ठीक है। जैद इश्तियाक। प्रेजेंट सर। सर अटेंडेंस जस्ट अ सेकंड। मोहम्मद असद। रज़ा फैज़ आपकी अटेंडेंस नहीं लगानी है, आप या तो क्लास वाले से माइक ले दें या मैं इसको ले देता हूँ, इसकी अटेंडेंस नहीं लगानी। सर अब्दुल्ला भी प्रेजेंट है। लगाते हैं ईदीस को मिली होगी रज़ा फैज़ को, ये अपना माइक वगैरह ठीक करवाए चीज़ें। रज़ा फैज़ ऑन अ सीरियस नोट, ये आप मुझे ज़रा ईमेल करके ना बताएं कि मामलात क्या हैं, यानी कि अगर माइक्रोफोन ख़राब है तो अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ, क्या है टेक्निकली जो सही चीज़ें हैं वो वहाँ पे गाइड करें, वहाँ पे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और ऑन अ सीरियस नोट में ये कह रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन सेटअप आप बाकी क्लासेस भी ऑनलाइन ले रहे हैं, मेरे पास भी ऑनलाइन ले रहे हैं और आप हाथों से काम चला रहे हैं, तो ये इशारों वाली क्लास तो नहीं है। आप ईमेल के ऊपर रीज़न वहाँ पे प्रोवाइड करें और देखते हैं कि वो क्या इशू है, उसको किस तरह से हल करना। अच्छा जी। और जो लोग हैं आबिदुल्ला भी हैं, यस सर। कैसे सर तशरीफ़ के भी मोहम्मद लगा रहा हूँ। यस बाकी ये मोहम्मद जिनके भी मोईज लगा साहब। रहा हूँ, ये मैं एक रीज़नेबल टाइम के बाद ये अटेंडेंस स्टार्ट करता हूँ, तो आप विद इन द अटेंडेंस आया करें। अब हाफ से ज़्यादा सेमेस्टर गुजर चुका है, चीज़ें ठीक करें। हाँ जी। और आबिदुल्ला हो गया, सतशरफ, और कोई जो सर जिससे भी अपने हो मोहम्मद गया। मोईज। मरीज़ आप भी ज़रा हाँ जी टाइम पे आया करें। और जी कोई यस सर। बस यही थे। चलें जी, अटेंडेंस सेव कर रहा हूँ। अच्छा अटेंडेंस का ये है कि आपको पता है मैं ऑलमोस्ट इसको डेली बेसिस के ऊपर विद इन द लेक्चर मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इसको अटेंडेंस को लगाऊँ और उसके अंदर ही मैं उसको सेव कर देता हूँ, तो आप लोग जो है वो अपनी अटेंडेंस और ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करते रहा करें, ठीक है, ताकि आप जो एक लिमिट आपको प्रोवाइडेड है अटेंडेंस की, आप उसके अंदर ही फॉल करें सारे लोग। अच्छा जी। पेपर कुछ जो है, बल्कि कुछ नहीं, ऑलमोस्ट सारे चेक हो गए थे। ठीक ही है परफॉर्मेंस। बाकी आप लोगों में इट फील्स लाइक आप लोगों में पोटेंशियल है, लेकिन थोड़ी डायरेक्शन की जो है वो फोकस अगर थोड़ा ठीक डायरेक्शन में करें तो आप लोग इससे भी बेहतर परफॉर्म जो है वो होपफुली कर सकते हैं, ठीक है। सो कोशिश आप लोगों की यही होनी चाहिए कि आप ठीक से परफॉर्म करें, और फाइनल जिसके के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के अंदर होगा, क्योंकि होपफुली उस वक्त तक चीज़ें सारी ठीक हो चुकी होंगी इंशाल्लाह। सो आई होप सो कि आप उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। आई एज्यूम कि आप अपने आप को उस तरह से तैयार कर रहे हैं कि अगर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो आपके कॉन्सेप्ट्स या आपकी जो वर्किंग है वो सेंस में होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में एक बहुत डिफरेंट सेटअप होता है और आप लोग जो हैं उससे फेमिलियर है, लेकिन ऑब्वियसली कैंपस के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है।
सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो प्रिपरेशन या जो मुझे क्विज़ेज़ वगैरह देते हैं वो आप इस नुक्ता नज़र से दे रहे होंगे कि अगर आपको अगर कैंपस में आपके असेसमेंट्स होती हैं तो आप उसमें भी रीज़नेबल जो है वो परफॉर्म कर सकें। और मार्क्स तकरीबन ठीक ही थे, मैं उसको जो है वो अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह आज ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। बाकी जो क्विज़ 2 था उसके मार्क्स जो हैं वो भी मेरे ख्याल से एलएमएस पे तो हैं, आई एम नॉट श्योर कि मेरे ख्याल से ऑनलाइन पोर्टल पे भी शायद मैंने लगा दिए मैं, ऐसे ही है या यस सर, लगा दें सर। ठीक है। तो 2 ही क्विज़ेज़ मैंने लिए थे और एक मिड टर्म लिया था, तो आपके असेसमेंट साथ-साथ मैं कर रहा हूँ चेक। तो आप लोग अपनी अटेंडेंस और असेसमेंट के मार्क्स और आप अपनी डायरेक्शन जो है वो सारे क्लियर रखें, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको पेंडिंग करके ये आपके असेसमेंट्स में साथ साथ चेक करता हूँ और आपको पता है कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा डिले लेके नहीं आता हूँ। उसका एक पर्पज़ ये होता है कि आपकी जो इश्यूज़ हैं आप उसको ठीक तरह से ऑब्ज़र्व कर लें और फिर जो अगली कोई भी असेसमेंट जो होती है उसमें आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो रिपीट ना हो। ठीक है, तो ये सारा टाइमली चेक करने का ये चीज़ों का बेनिफिट तभी होगा अगर आप वाकई ही उस तरह के आउटपुट भी लें, तो फिर थोड़ा और बेहतरी आ जाती है चीज़ों में। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों पे फोकस करेंगे मज़ीद और अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको बेहतर करेंगे। ठीक है, कुछ के हार्डली 1 और 2 कुछ ऐसे थे जिनकी परफॉर्मेंस कुछ डिफरेंट रीजंस की वजह से ठीक नहीं हो सकी होगी। सो इन अ डिफरेंट मीटिंग आई विल डिस्कस के क्या इश्यूज़ रहे हैं उनको। ठीक है, और मैं पहले भी अब सॉल्यूशन जो है वो मैंने जहाँ पर आपका मिड टर्म पेपर अपलोड किया हुआ था उसके साथ एलएमएस के ऊपर सॉल्यूशन भी अपलोड किया हुआ है। ठीक है, जो आपका मिड टर्म वीक है जहाँ पर आप लोगों ने पेपर मिड टर्म का सॉल्व किया था वहाँ पर सॉल्यूशन भी है, तो उसको सारे लाजमी सॉल्यूशन को देखें और उसको करने की कोशिश करें। ठीक है, पेपर के अंदर जो सॉल्यूशन है ठीक है वो जैसे भी है और उसका जो भी सोर्स है, लेकिन आप उस सॉल्यूशन को देखें और देखें कि चीज़ें किस तरह से होंगी, फिर आपको मार्क्स का ये चीज़ों का थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे मार्क्स डिटेक्ट हुए हैं या क्या चीज़ें। सो ये भी आपने लाजमी करना, वो साफ रेसोल्यूशन आप लोगों के लिए मैंने अपलोड किया ताकि आप उसको देख के अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनसे लर्न करें। और बाकी मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ कि जो आप बीच में मिस्टेक्स करते हैं या गलतियाँ करते हैं उन पे मैं कमेंट्स वगैरह एलएमएस पे भी करता हूँ, और एलएमएस पे मैं क्विज़ अपलोड करवाने का एक मेरी ये रीज़न होती है कि मैं वहाँ पे जब क्विज़ लेता हूँ तो मेरे पास वहाँ पे ना कमेंट्स करने की जगह होती। अगर मैं ईमेल पे लूँ तो आप लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि किसने क्या किया हुआ है। पता तो खैर होता है, लेकिन एक फ़ितरी बात है कि हम लोग अगले बंदे के मुँह से सुनना चाहते हैं कि अच्छा जी इसमें क्या गलती है। खुद को तो पता है, जब ठीक क्वेश्चन नहीं किया तो पता है किस पे क्या सिनेरियो। सो वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी अगेन मिलती है लर्निंग की कि क्या आपके इश्यूज़ से जो मैंने वहाँ पे कमेंट्स वगैरह दिए होते हैं। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपकी चीज़ें ठीक चल रही होंगी। सही है। यस सर। सो आप लोग उस पे एफ़र्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो तो आपको ही पता होगा, लेकिन कोर्स के बारे में क्या अभी हाफ़ ऑलमोस्ट हो चुका है, तो आपने पहले भी मेरे से कोर्स पढ़ा, आपको तब मुझे बातों से या चीज़ों से कोई आपके कमेंट से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही मैं उससे कोई खफ़ा होता हूँ। सो और ना ही आप मुझे कोई मक्खन लगा रहे हैं इस टाइम, ना ही कोई पंप कर रहे हैं और ना ही मैं कमेंट से पंप होने वाला हूँ। सो आपके ख्याल में ना पॉजिटिव वे कोर्स मतलब किस तरह का आपको लग रहा है, क्या नेचर है इसकी, या किस तरह से कुछ को सर थोड़ा मतलब बिल्कुल सर सही ये वाली चीज़ें हैं, वो ख़राब भी अगर दिल में है तो आप कर सकते हैं, नो इशू, बिल्कुल इन अ पॉजिटिव वे। सो यू कैन डिस्कस। हाँ जी, ताकि चलें जो सर रिमेनिंग पार्ट। इंटरेस्टिंग कोर्स लग रहा है, इसलिए आता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, हम जितनी भी बुक्स पढ़ेंगे ना उसका ये बेसिक कोर्स है। तो ठीक है। अगर ये कोर्स अच्छा हमें समझ आ जाता है तो आगे हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। और आगे जो भी दौर जा रहा है ना वो ऑटोमेटिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही है। तो अगर इसमें हमारी ग्रिप अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आगे हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये काफ़ी यानी कि इंटरेस्टिंग लग रहा है।
ठीक है, यानी कि ऑटोमेशन वगैरह पे छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स लगी हैं, कुछ सेंसर लगा है, कुछ उसको आप ऑन ऑफ कर रहे हैं, कुछ सम हाउ चीज़ें जो इन्वेंट होनी थी वो हो चुकी है। फॉर एग्जांपल एसी है ना, तो बड़ी देर का इजाद है और उस पे लोग है। अब लोगों की क्या ख्वाहिश है कि बैठे बैठे टीवी बंद हो जाए लेट से रिमोट से, फ़ैन आप घर में चलता छोड़े हैं तो उसको थ्रू वाईफाई आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो आगे आपके घर में सर्किट लगा हुआ, वो उसको ऑफ़ करवा दे, एसी चलता छोड़े हैं। तो अब लोगों का रुझान थोड़ा इस तरफ है। ठीक है, मैं ऑफिस से निकला हूँ, माइट भी हो सकता है लैब्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होने, मुझे एकदम ख्याल आया। तो अब वो अगर बैक एंड से ब्रेकर नहीं हो तो वो 10-12 घंटे के लिए तो चलेंगी फजूल में। सो इस तरह इंडस्ट्री में कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, और ऑब्वियसली इसके अंदर छोटे छोटे और जी कोई इन पॉजिटिव वे जो कुछ मुझे आपको ये लगता हो कि फ़लाँ जो चीज़ है वो बहुत अच्छे से हो सकती थी, या उसकी ये वाली एग्जांपल दी जा सकती थी, और सर ने जो है वो फ़लाँ वाली एग्जांपल दे दिया, सम हाउ ऐसी फीलिंग्स वगैरह ये इस तरह से। और इसमें मैं जब आप लोगों से कमेंट ले रहा हूँ तो दैट डजंट मीन्स के यानी कि कोई कमेंट करेगा और उसका मेरे ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने मेरे से एक आध कोर्स पढ़ा और अभी तक आप नेचर का स्टूडेंट को बड़ी अच्छी तरह से आइडिया आ जाता है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे हैं, तो टीचर को या स्टूडेंट्स को समझने के लिए 1-2 वीक काफ़ी होते हैं। यस सर। तो कोई रिवेंज वाली सिचुएशन नहीं होती कि ये स्टूडेंट इस तरह से कर रहा है, साफ है उसका एक माइंड सेट है, उसने उस तरह से सोचा है। हाँ ये है कि सजेशन में, कमेंट में और बदतमीज़ी में बड़ा फ़र्क होता है। सो वो लिमिट्स जो हम अपनी विद इन द लिमिट्स रहते हुए हम एक अच्छी सजेशन जो है वो दे सकते हैं। ये वैसे ही मैं मार्क्स बता रहा था, मेरा दिल क्या मान के चले हम इससे पूछ लेते। वैसे जो आप कमेंट वगैरह करते साहब, ज़रा वो सेशन एक तरह का गुजर चुका होता मेरे से, वो कोर्स यानी कि जा चुका होता है। अगर आप वहाँ पर ऑन द टाइम सजेशन, हाँ वो आपके मुस्तकबिल आने वाले लोगों को हो सकता है कि मैं उसको देखूँ और मैं उसको कहूँ कि अच्छा जी ओके दैट्स फाइन, ये मैं चीज़ें कर लेता हूँ, लेकिन एटलीस्ट जब इस सेशन में तो वो कंसिडर ऑब्वियसली नहीं हो सकती। तो आप लोगों को अगर चलें जी, आई अज्यूम के ठीक ही होंगी चीज़ें। चलें ठीक है जी, चलें अच्छी बात। ओके जी, मैं शेयर करता हूँ अक्सर स्क्रीन। सो हम लास्ट टाइम जी, मुझे तो पता है हम क्या डिस्कस कर रहे थे, आप में से कोई थोड़ा सा हल्का हल्का बताया कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे, ताकि थोड़ा इन्वायरमेंट बने पढ़ने वाला, और फिर मैं कंटिन्यू करूँ। जी कोई सर कमेंट? ट्रांजिस्टर की बाइसिंग देख रहे थे हम, जी जी ठीक कॉमन है। बेस, कॉमन अमीटर और कॉमन कलेक्टर। यस सर। तो टाइप्स के अंदर आपको कितनी इसकी है, जैसे आपने बोला कि कॉन्फ़िगरेशंस जो 3 इसकी पिन्स है ना, 3 पिन्स डिवाइस है हमारे पास, जो यस है सर। वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सो इसकी कितनी टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस हैं वैसे, एक बार अब एक रफ आपके ज़हन में क्या आता है अभी तक जो आपकी 3 नज़र टाइप से के सर, गुजरी हैं? हम जी जी बताएँ कौन सी हैं? कॉमन बेस हम्म, और कॉमन ठीक अमीटर और और कॉमन कलेक्टर। कलेक्टर। ठीक है। सो अभी मैं रफ वे में थोड़ा ज़रा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की डिस्कशन से हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। सो वो ये कह रहे हैं कि 3 पिन डिवाइस है, एक दफ़ा आप बेस को कॉमन कर लें, ठीक है, एक दफ़ा आप जो है वो कलेक्टर को मीटर कॉमन को, कर लें, और एक दफ़ा मीटर कलेक्टर को आप को। जो है वो कॉमन कर लें। सो इस यस तरह सर। 3 कॉन्फ़िगरेशंस बन जाएंगी डिफरेंट। ये बाइसिंग के ऊपर है, बल्कि बाइसिंग भी नहीं है, बल्कि जस्ट उनकी पिन्स को कॉमन करने की बेस के ऊपर। अब जब ये 3 चीज़ें आपने बोल दी, तो इनके रीजन ऑफ ऑपरेशंस भी बनते होंगे, जिन रीजन्स के अंदर ये ऑपरेट करते हैं। तो अभी तक आपने जो देखा है, इनको बैटरीज आपने कितनी कनेक्ट की होती हैं, यानी कि बाइसिंग के वक्त एक बैटरी होती है, दो दो हैं, 3 हैं, कितनी बाइसिंग के अंदर कनेक्ट की होती है? सर 2 बैटरीज होती हैं। दो तरह के आपने चीज़ें बनाई होती हैं, यानी कि 3 पिन्स है ना, तो आप एक को कॉमन कर लेते हैं, तो यस सर, और एक यानी कि को अलग पहले अलग। और कॉमन वाला और एंड वाला और कॉमन वाला, ठीक है, तो 2 आपके पास वो सेटअप से बन जाते हैं। सो आप उन पे लगा, अच्छा ये जब आप लगा रहे होते हैं बैटरीज वगैरह या इस तरह की कनेक्शनिंग कर रहे होते हैं, सो उससे आप क्या
देन किससे आपको क्या बेनिफिट होता है? क्या आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि ट्रांजिस्टर को आप अपनी मर्ज़ी से ड्राइव करना चाहते हैं या उससे कोई काम लेना चाहते हैं या क्या करना चाह रहे होते हैं जिसकी बेस के ऊपर आप ये कर रहे हैं ऐसा? और क्या आप इनको बदलने से कुछ मुख्तलिफ काम ले सकते हैं? क्या ख्याल है आपका? यस सर। सर इसको करते हुए हम मुख्तलिफ काम ले सकते हैं, जैसे इसको स्विचिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, एम्पलीफिकेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और इस तरह ठीक के है, काम यानी मकासद हम कर सकते हैं। ठीक है। सो अभी ये जो हमें नज़र आ रहा है वो बेस का था, बेस वाला भी हमने पढ़ लिया और कॉमन मीटर वाला भी हम देख रहे थे, लास्ट टाइम हम कॉमन मीटर को डिस्कस कर रहे थे। सो इसमें वो बेस कॉमन है जो कि मैं इनको कह रहा हूँ। यहाँ पर मीटर भी कॉमन हो सकता है, कलेक्टर भी कॉमन हो सकता है। ये पहला वो क्वेश्चन था कि कॉन्फ़िगरेशंस की जो टाइप्स हैं। और फिर बैटरीज से रिलेटेड मैंने पूछा, एक बैटरी आपकी बेस और मीटर साइड पे लगी हुई है और एक बैटरी आपकी कलेक्टर और बेस साइड पे आपने लगाई हुई है। और जब आप इन तीनों चीज़ों को यानी कि बेस मीटर अगर मैं लेट से कंसिडर कर रहा हूँ या मेरे पास कलेक्टर बेस है, सो अगर ये दोनों बैटरीज लगी हुई हैं तो ऑब्वियसली पी एन या एन पी एन या इस तरह के टर्मिनल्स होंगे जिनके साथ मैंने कनेक्शन किया हो। सो अगर तो मैं बेस मीटर को फॉरवर्ड रख लेता हूँ और कलेक्टर बेस को रिवर्स रख लेता हूँ तो ये कौन सा रीजन बन जाएगा? 3 रीजन्स है ना इसको ऑपरेट करने के। एक्टिव है, कट ऑफ है और सैचुरेशन रीजन है। एक्टिव रीजन में करने के लिए क्या हिकमत अमली होती है अगर एक्टिव रीजन में परफॉर्म करना हो तो? कोई नहीं, आप बताते जाएं, ये साथ ज़रा आपको प्रिपेयर थोड़ा करके हैं। थोड़ा ये है कि उससे जैसे मैं आपको पहले कह रहा हूँ पार्टिसिपेशन से थोड़ा काम आसान हो जाता है, थोड़ा इन्वायरमेंट बन जाता है कमेंट करने का। हाँ जी जी। सो एक्टिव रीजन के अंदर रिपीट कर देता हूँ कि एक्टिव रीजन के अंदर आप क्या चाह रहे होते हैं? आप बेस और मीटर को फॉरवर्ड कर लेते हैं और कलेक्टर बेस को रिवर्स कर लेते हैं, ये एक्टिव है। ठीक है। कट ऑफ के अंदर यस आप सर। दोनों को रिवर्स कर लेते हैं, सैचुरेशन के अंदर आप दोनों को फॉरवर्ड कर लेते हैं। सो ये जो अभी जो 2-4 चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, ये चीज़ें आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि अगर माइंड में ये कॉन्सेप्ट्स होंगे तो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन पे हम काम कर सकते हैं, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हम कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्यूरी को आंसर करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और फिर जब आप एक चीज़ को कॉमन कर लेते हैं तो फिर आप थोड़ा सा यूँ इमेजिन करते हैं कि एक आपकी इनपुट साइड है और एक आपकी आउटपुट साइड है। उन दोनों चीज़ों का भी आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे आप बेस को कॉमन कर लेते तो आप कहते हैं कि मीटर जो साइड है वो इनपुट है मेरे पास और कलेक्टर जो साइड है वो मेरे पास आउटपुट। इस तरह जब आप कॉमन एमीटर की बात करते हैं तो आपने एमीटर जो है उसको कॉमन किया होता है, ये जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, एमीटर को जो है वो आपने कॉमन जो है वो किया होता है, दैट इज़ क्लोज टू द ग्राउंड। ठीक है, जो भी टाइप हो। और फिर जब आप ऐसा काम कर लेते हैं तो फिर आपके माइंड में ये आता है कि ओके मीटर को तो मैंने कॉमन कर दिया, सो अब मेरे पास इनपुट या आउटपुट साइड कौन सी है? मीटर को आपने कॉमन कर दिया होगा, सो अब आपके पास इनपुट या आउटपुट साइड कौन सी है? और उस सेंस में अगर मैं यहाँ पर देखूँ, कॉमन मीटर में भी मेरे पास कलेक्टर ही आउटपुट साइड है और इनपुट साइड पे मेरे पास बेस है। ठीक है। बेस है सर। यस सर। फिर एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी कि आपके पास जो बेसिक करंट्स का फॉर्मूला है, ट्रांजिस्टर्स के अंदर करंट का जो फॉर्मूला है वो हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेम है। जो एमीटर, बेस और कलेक्टर की जो करंट का रिलेशन है, जो बेसिक एक फंडामेंटल सा एक फॉर्मूला है, वो क्या है वैसे? आई ई, आई बी और आई सी से रिलेटेड हमारे पास एक फॉर्मूला है जी। सर अभी आप दो इशारों करंट को देख ऐड के हो भी जाते हैं। बता, हाँ इशारों को देख के भी बता सर सकते हैं आई फॉर्मूला। आई बी प्लस आई सी इक्वल टू आई। ठीक है, आई ई जो है वो यस बाकी दोनों करंट्स का जो है वो सम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके अंदर डेवलप करना चाह रहा हूँ कि किसी भी स्टेप के ऊपर हम सोच सकते हैं वैसा और हम आंसर भी कर। सपोज आपको नहीं भी आता था, यहाँ से देख के भी पता चल जाना था कि एक जो आई ई है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जिसको आप करंट एंटरिंग और लीविंग भी सेंस में करते हैं।
आप देखें कि IE 2 हिस्सों में चला गया, कुछ IB में जा रहा है, कुछ IC में जा रहा है। सेम इसी तरह अगर आप Yes, sir. देखें तो यहाँ पर भी जस्ट डायरेक्शन एक आपको डिफरेंट सी लग रही है कि दो जो करंट्स हैं IB और IC वो किधर आते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, IE के अंदर। सो जो दो करंट्स हैं वो इक्वल है हमारे पास IE के। तो ये भी एक जो चीज़ है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो तो ये भी उसके अंदर जो सेटअप है वो भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। फिर हम कोई भी जब कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं सो उसके अंदर हम कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, वोल्टेज और करंट की जो करैक्टरिस्टिक कर्व्स होती हैं उनमें हम इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे डायोड के चैप्टर के अंदर हम क्या देखते थे कि हमारे पास एक वोल्टेज होता था और एक करंट होता था, हम वोल्टेज और करंट की करैक्टरिस्टिक्स के अंदर इंटरेस्टेड होते थे, ठीक है। सो यहाँ पर हमने कॉमन बेस में भी यही चीज़ देखी, इसको हम देखने की कोशिश कर रहे थे। और अभी कॉमन एमिटर जिसको लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था उसके अंदर भी उसी तरह ही है। अब मैं हर पॉइंट पे कुछ सिमिलैरिटीज़ आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे ये एक्टिव रीजन है तो ये एक्टिव कैसे बना होगा, उसने बाइसिंग किस तरह से की होगी कि एक्टिव रीजन में काम हो रहा होगा। एक को सर फॉरवर्ड बाइस किया होगा सर वो बेस को बेस फॉरवर्ड और और अमीटर को, और कलेक्टर एमिटर और को बेस को रिवर्स। जो है। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में वो कह रहे हैं कि एक को फॉरवर्ड किया, एक को रिवर्स किया। थोड़ा और आगे जाएं तो वो कहने की कोशिश करें कि बेस एमिटर को आपने फॉरवर्ड किया उस और कलेक्टर बेस को रिवर्स किया। फिर अगर आप देखें तो ये कट ऑफ रीजन है। सो अब ये जो कट ऑफ रीजन है ये किस तरह से बनेंगे, इसमें क्या कि रीजन्स सर को दोनों को फॉरवर्ड करना फॉरवर्ड रिवर्स बाइस करना, कर दें। कट ऑफ Reverse में by. आप दोनों को रिवर्स कर दें। सर Reverse. दोनों को रिवर्स बाय। Yes, जी, sir. सैचुरेशन में दोनों को फॉरवर्ड बाइस। दोनों को फॉरवर्ड Forward बाय। कर. ठीक है। अब ये देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन या उस तरह की चीज़ों से लिंक नहीं है, ठीक है। अब जब आप कॉमन एमिटर या कॉमन बेस की बात करते हैं, जो अभी तक दो हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया है, जब आप उनकी बात करते हैं सो उनमें आपके पास आउटपुट साइड कौन सी होती है, कॉमन बेस में या कॉमन एमिटर में आउटपुट साइड कौन सी है? कलेक्टर सर, कौन सी साइड आउटपुट जी बताएं सर। कलेक्टर। कलेक्टर, ठीक है। और कलेक्टर हमारे पास है, ठीक है। फिर हमारे पास जो वोल्टेज है VCE कलेक्टर और अमीटर का जो वोल्टेज है उसको हम डिस्कस करें। अगर इसी को मैं इंटरलिंक करूं अपने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, सो लेट्स हैव अ क्विक लुक कि उसमें हमारे पास क्या चीज़ें। अब ये कॉमन बेस है, कॉमन बेस के अंदर भी आउटपुट साइड कौन सी है, कलेक्टर ही कलेक्टर, सर। ठीक है। अब यहाँ पर आपको फोकस करवाना था इसका कॉमन बेस, ये जो मेरे पास है क्योंकि ये कॉमन बेस की कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन और उसमें क्या फ़र्क था। यहाँ पर VCB लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, CE। VCE लिखा हुआ था। देख लेते हैं अपनी आसानी के लिए कि किस तरह से चीज़ों को हमने देखना है। जब आप बात कर रहे थे कॉमन एमिटर की, ठीक है, तो उसमें VCE लिखा हुआ था। और जब आप बात कर रहे थे बेस के कॉमन की तो उसमें VCB लिखा हुआ था। अब ये चीज़ें हैं क्या, IC दोनों में सेम था, क्योंकि आप जब कॉमन बेस की बात कर रहे थे तो आपके पास एमिटर, बेस और कलेक्टर ये चीज़ें। सो ये आप आउटपुट साइड को जब कंसिडर कर रहे हैं तो करंट आपके पास क्या है, IC। सो आउटपुट साइड पे कौन से रीजन बनते हैं, कलेक्टर और बेस वाला ही बनता है कॉमन बेस के अंदर, ठीक है। सो ये आपके पास चीज़ है। जब आप बात करते हैं कॉमन एमिटर की, सो उसके अंदर आपके पास एमिटर कॉमन है सपोज, और ये बेस है और ये आपके पास कलेक्टर। अब इन तीन चीज़ों में मैं जब देखूंगा सो मेरे पास आउटपुट साइड कौन सी होगी, कलेक्टर, ठीक है। कलेक्टर। और वोल्टेज साइड पे आउटपुट साइड उसमें कौन सी होगी, क्योंकि एमिटर कॉमन है, अब बेस कॉमन नहीं है, एमिटर कॉमन है, ठीक है। सो कलेक्टर के साथ किस चीज़ का ताल्लुक है, एमिटर का। सो जब आप कॉमन एमिटर की बनाएंगे तो आप उसको VCE के साथ एक्स एक्सिस पे लिख रहे होंगे, और जब आप कॉमन बेस को कंसिडर कर रहे होंगे तब आपके पास बेस कॉमन होता है और वो अटैच होता है आउटपुट के साथ, आउटपुट वाली साइड के साथ।
सो आप उसको VCB लिख रहे थे। बात समझ रहे दोनों में क्या थोड़ा Yes, sir. सिमिलरिटी है ये किस सेंस में? सही है, दोबारा सो बता ये दीजिए प्लीज। अच्छा नहीं मैं बताता हूँ। आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि कॉमन बेस हो या कॉमन एमिटर हो, आउटपुट उसकी कौन सी साइड होगी? कलेक्टर सर। कॉमन बेस, हाँ जी, कॉमन बेस हो यस सर, या कलेक्टर कॉमन हो गई है, एमिटर हो तो करेक्ट। कलेक्टर साइड उसकी जो है वो आउटपुट आउटपुट साइड होगी। ठीक है, सो लिहाजा वर्टिकल एक्सिस में आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं? IC लिखा हुआ है। ठीक है, कलेक्टर में, सो ये यस सर। दोनों कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर सेम है। ठीक है, अब बात आती है कि ये, क्योंकि अगर आप नीचे कैप्शन देखें फिगर 3.8 की या नेक्स्ट जो कोई फिगर आएगी इस तरह की, उसमें लिखा हुआ है आउटपुट, आगाज़ हो रहा है आउटपुट और कलेक्टर करेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट और करेक्टर उसने इसलिए क्या क्योंकि दोनों एक ही चीज़ें हैं, यस लेकिन सर। जिस चीज़ पे हमने कंसर्न जो हमारा है वो क्या है कि आउटपुट को कंसिडर करें, आउटपुट और कलेक्टर करेक्टरिस्टिक्स फॉर अ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। सो ठीक हो गया, ये हमें पता चल गया कि ये आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है, हमने वर्टिकल एक्सिस पे IC लिख दिया और दोनों कॉन्फ़िगरेशंस में ऐसा ही। लेकिन ये किस वोल्टेज के अक्रॉस इस तरह की चीज़ मेरी है, वो क्या चीज़ है, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एक्सिस को लेबल करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन वगैरह आता है तो क्वेश्चन के साथ लेबल्ड वर्ड लिखा हो या ना लिखा हो, दैट इज़ अंडरस्टूड कि वो जो डायग्राम होती है, ये चीज़ें होती हैं, वो लेबल्ड होनी चाहिए, दैट इज़ ऑब्वियस। लेकिन फिर भी आपको पता है कि जब कोई क्वेश्चन देते हैं तो हमें साथ में मेंशन करना पड़ता है कि लेबल्ड, क्योंकि लेबल को जो है वो नफली इबादत समझा जाता है, लेबल पे कोई फोकस नहीं करता, क्योंकि विदाउट लेबलिंग चीज़ नहीं ठीक होती। ठीक है, विदाउट लेबलिंग जो है वो चीज़ें नहीं ठीक, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि आप वो तो चीज़ ही गलत होगी लेबलिंग के साथ, विदाउट लेबलिंग कोई चीज़ नहीं। सो अब मैं बात आता हूँ जो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे थे, मैंने यहाँ पर एक चीज़ बनाई कि एमिटर बना दिया, कलेक्टर बना दिया और बेस को थोड़ा सा नीचे करके मैंने जानबूझ के बनाया ताकि आपको फील होता रहे कि बेस कॉमन है। ठीक, सो बेस को मैंने बेस कॉमन है। अब आप यहाँ पे मुझे बताएं कि आउटपुट साइड जो है वो कलेक्टर साइड है, उसको बेस से टच करिए या मीटर उसके साथ अटैच है? सर Base, इसमें sir. बेस कर दिया। बेस करिए, जब बेस कलेक्टर के साथ टच करिए और आपको पता है कि वोल्टेज जो होता है वो एक चीज़ का वोल्टेज नहीं होता, वोल्टेज के अंदर आप पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे होते हैं। यस क्या सर। ख्याल है? जब PN यस Yes, सर। sir. NPN आप कर रहे हैं तो दो टर्मिनल के क्रॉस आपकी बैटरी जाके जुड़ेगी ना, बैटरी का एक टर्मिनल तो होता नहीं। सो आप यहाँ जी पर एक्स एक्सिस में जो चीज़ लिखेंगे वो आपने क्या लिखी है? VCB, समझ रहे? कलेक्टर के साथ कौन सी चीज़ आई है? बेस। Yes, ठीक sir. है, यस सर। इसी तरह ये एक चीज़ क्लियर होगी। अब मैं चलता हूँ कॉमन एमिटर की तरफ। जब मैं एमिटर को कहता हूँ कि एमिटर कॉमन है, तो अब वहाँ पर पहला मेरा क्वेश्चन ये आता है कि उसमें आउटपुट कौन सी साइड होगी? एमिटर कॉमन है और आउटपुट साइड कौन सी है? IC। Collector ही sir. कलेक्टर ही, कलेक्टर ही मेरे पास आउटपुट साइड है, एमिटर अगर कॉमन भी हो तो। सो उसके लिए मैंने ये चीज़ें बनाई हुई हैं, B लिखा हुआ है, E दरमियान में करके लिखा हुआ और C लिखा हुआ। ठीक है, सो जब मैं करंट की करेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाऊंगा तो उसमें मेरे पास आउटपुट IC ही होगी, लेकिन क्या एक्स एक्सिस के ऊपर VB ही होगा और यानी कि VCB होगा या VCE होगा? ये मेरा क्वेश्चन है, सर यानी कि इसको VCE। एक्स VCE. एक्सिस। ठीक है, जब मैं यस। कॉमन मीटर की बात करूंगा तो अब आप मुझे ये बताएं कि इसकी आउटपुट के साथ बेस अटैच है या मीटर अटैच है? मीटर। Ammeter sir. मीटर अटैच। सो यहाँ पर जब मैं कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन के एक्स एक्सिस को लेबल करूँगा आउटपुट साइड को, तो वहाँ पर मैं VCE लिखूँगा। ठीक है, तो ये फ़र्क था VCE में और VCB में। ठीक है, अब मैं उसी पे चला जाता हूँ जिसको मैं लास्ट टाइम डिस्कस कर रहा था कि क्यों। अब आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा बजाय कि रट्टा लगाने के कि यहाँ पर VCE क्यों है और वहाँ पर VCB क्यों था। कॉमन Yes, एमिटर sir. में VCE क्यों है और वहाँ पर VCB क्यों है। ठीक है, बाकी ये पॉइंट्स आपके ऑलरेडी क्लियर हैं कि सैचुरेशन को कैसे लिखना है, एक्टिव को कैसे लिखना है और कट ऑफ किस तरह से हम ये चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं हमारे पास। Yes, sir. फिर एक और पिक्चर भी बनी होती है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी। ये तो मैंने आउटपुट साइड को दोनों को कंपेयर करके आपको बता दिया। इसी तरह
जब आप बात करते हैं इनपुट साइड की, ये तो आउटपुट साइड थी, तो इनपुट साइड की जब मैं बात करता हूँ तो अमीटर अगर मेरे पास कॉमन है, ठीक है, सो बेस है और साथ में कलेक्टर है। सो इनपुट साइड पे आप मुझे बताएं, ये बी ई सी मैंने लिख दिया, इनपुट साइड पे कलेक्टर आएगा या बेस आएगी? अभी सर बेस आएगी। बेस आएगी। सो जब आप इनपुट साइड्स वगैरह को डिस्कस करते हैं तो आप उसके साथ आई बी को डिस्कस करें। इसी तरह जब आप कॉमन बेस की बात करते हैं तो उसमें आपके पास मीटर और बेस कॉमन और कलेक्टर। सो उसमें आपके पास इनपुट साइड कौन सी होगी? अगर कोई ग्राफ अमीटर इस पे सर। सामने करा तो आप मीटर। मीटर को डिस्कस करें, ठीक। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल एक रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट के अंदर हमें देखने की ज़रूरत है। और फिर अगेन वही बात कि आपके पास जो एक्स एक्सिस के ऊपर आपने वोल्टेज रखने हैं इनपुट साइड के, वो कौन से हैं? सो अगर मैं कॉमन एमिटर साइड को कंसीडर करूं, ठीक है, कॉमन एमिटर को, तो कॉमन एमिटर साइड पे मुझे बताएं कि इसको बेस इनपुट साइड पे लग रही है या कलेक्टर इनपुट साइड पे लग रहा है? मेरे ख्याल में बेस बेस लग रही है लग रहा सर। है, ठीक है। सो जब आपको वोल्टेज एनर्जी देनी होगी तो आप क्या करेंगे? बी ई प्रोवाइड इसको करेंगे, यस सर। ठीक है, बी बी ई आप उसको प्रोवाइड करें, ठीक है। और ये क्यों 0.7 से ऊपर जा रहा है? क्योंकि आपको पता है कि जब आप बेस और मीटर पी एन या एन पी जब उसको आप फॉरवर्ड करते हैं और वो अगर सिलिकॉन वगैरह इस तरह का मटेरियल है तो 0.7 पे आपको वो वर्किंग स्टार्ट कर दे। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अच्छी तरह फेमिलियर कर सकते हैं बगैर परेशानी लिए हुए। अब लास्ट टाइम एक क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि आप लोगों टाइम नहीं है और रीज़न डिस्कस करूँगा, उसको देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें कि आई बी जो है वो ज़ीरो है, आई बी इज़ इक्वल टू 0 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। लेकिन जो आई सी है वो ज़ीरो नहीं है। आई बी ज़ीरो है लेकिन यस आई सर। सी की कुछ ना कुछ वैल्यू है, ये मैं लेबल कर दिया, ये कुछ ना कुछ वैल्यू है। फील हो रहा है सबको? यस सर। ठीक है। अब ये मैंने क्यों ऐसा कहा है, इसमें मैं क्यों दिलचस्पी ले रहा था? सपोज क्योंकि जब हम बात की थी हमने कॉमन बेस की तो उस वक्त हमने देखा था कि आपके पास अगर उसके अंदर आप देखें कि जो आपके पास आई ई था वही आपके पास आई सी है। IC क्या था। क्या है? आई सी यस सर। अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू आई ई। और जब आपके पास आई बी ज़ीरो होता है, जब आपके पास IB आई बी 0 जो होता है है। ज़ीरो होता है तो आपके पास आई सी भी ज़ीरो था, यस सर। ठीक है। इस सेंस में आप इंटरेस्टेड थे। अब इसमें तो चूँकि आई बी के साथ उसने लेबलिंग नहीं की हुई, इसमें आपके पास क्या है, थोड़ा सा इसको भी देखने की ज़रूरत है कि आपके पास आई सी है आउटपुट, और ये भी आपके पास है आउटपुट, ये ओ वी मैं इसको लिख रहा हूँ, ये आउटपुट वोल्टेज हैं और ये आउटपुट करंट है, ठीक है। और कॉमन बेस के अंदर आपके पास जो आउटपुट होती है वो कलेक्टर होता है और जो इनपुट साइड होती है वो क्या होती है? एमिटर होती है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि आप अगर आई अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल होता आई सी, ठीक है। सो वो आप देख रहे हैं कि जितना आई है उतना ही ऑलमोस्ट आपके पास आई सी है, ठीक है। और जो ही आपके यस पास सर। इनपुट करंट ज़ीरो हुआ है, आई ई ज़ीरो और आपको आई सी भी ज़ीरो मिल रहा है, ऐसे ही यस सर। जो आपको जिस वजह से चीज़ यस लेके आया सर। हूँ कि जैसे ही आपने इनपुट करंट को ज़ीरो किया आपको आउटपुट करंट भी ज़ीरो मिल रहा है। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे लेके, ठीक है। वहाँ पर ऐसा नहीं यस है, सर। वो अभी देखते हैं क्या नहीं है। तो ये इस चीज़ को ज़हन शीन कर लें। क्यों मैं इसमें दिलचस्पी ले रहा था, मैं वापस कॉमन मीटर पे जाता हूँ। ये चीज़ अब इस पे देखता हूँ कि वाई आई वॉज इंटरेस्टेड। आप इन दो चीज़ों को मैंने हाईलाइट कर दिया। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि आई सी आपके पास क्या है, ये आउटपुट करंट है, ठीक। और यहाँ पर वी सी ई आपके पास क्या है, ये आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज।
ठीक है। और आई बी, ये आपके पास क्या चीज़ें हैं, ये आपके पास इनपुट करंट्स हैं। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर आई ई इनपुट करंट था, यस सर। ठीक है, क्योंकि बेस कॉमन थी, यहाँ पे मीटर कॉमन है, तो आपके पास जो आई बी है वो आपके पास इनपुट साइड है। इनपुट है। इधर लिख भी देता हूँ, बेस, मीटर और कलेक्टर, ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे। कलेक्टर आपके पास आउटपुट साइड है, ये आपके पास ई जो है ये कॉमन है, और बी जो है वो आपके पास क्या चीज़ है, वो इनपुट साइड है, ठीक है जी। यहाँ पर कुछ आप यस सर। चीज़ें नोट जो करवानी थी वो ये था कि आई बी को आपने ज़ीरो किया, इनपुट करंट को आपने ज़ीरो किया, लेकिन स्टिल आपके पास जो आई सी है, ठीक है, वो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है। अब ये फिर ज़हन में ये आता है कि कोई और चीज़ है जिसकी यहाँ पर पार्टिसिपेशन हो रही है, ठीक है। सो उसका एक मैथमेटिकल यहाँ पर प्रूफ भी है, तो उसको ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। अब ये जिस चीज़ की तरफ मैंने आपको तवज्जो दिलवाई है, उसने वही चीज़ यहाँ पे ना क्विक वे एज ए नोट्स में उसको रीड आउट करते हैं। उसने कहा, नोट ऑन द कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिगर 3.14 दैट आई सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो व्हेन आई बी इज़ ज़ीरो। आई बी ज़ीरो था लेकिन आई सी ज़ीरो नहीं था, इस चीज़ की तरफ मैंने तवज्जो दिलवाई। और वाई ही इज़ इंटरेस्टेड, उसने कहा फॉर द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ये जो पिछली कॉन्फ़िगरेशन पे मैं आपको लेके गया था, ये उसके साथ अब कंपैरिजन करने लगा कि कॉमन बेस में उसने देखा है व्हेन द इनपुट करंट आई वाज इक्वल टू ज़ीरो, जब आई ज़ीरो था तो आई सी भी ज़ीरो था, आई ई ज़ीरो था, तो आपके पास यस आई सर। सी भी आलमोस्ट ज़ीरो था, उसमें जस्ट रिवर्स सैचुरेशन थोड़ा सा करंट था, ठीक है, जिसकी बहुत माइनर सी अमाउंट होती है और हम उसको आलमोस्ट ज़ीरो कंसिडर करते हैं। ये दो कॉन्फ़िगरेशंस को कंपेयर कर रहा है, ठीक है, कि इनमें क्या है। सो रीज़न क्या है वो, द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस इन कलेक्टर करेक्टरिस्टिक्स कैन बी ड्राइव्ड थ्रू द प्रॉपर मैनिपुलेशन। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली चीज़ देखने लगे हैं कि जब आई भी ज़ीरो है तो क्यों आई सी ज़ीरो नहीं है हमारे पास, और उसमें जब आई ई ज़ीरो था सो वो हमारे पास क्यों चीज़ें इस तरह की। सो अब अगर आप आई सी को देखें जो कि आपके पास कलेक्टर का करंट है, ठीक है, आई सी जो है जो कि कलेक्टर साइड पे आपके पास करंट है। अब ये जो आईसी होता है, ठीक है, क्योंकि इसका इन ट्रांजिस्टर्स का नाम क्या है, बीजेटी, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सो यहाँ पे एक मेरा एक क्विक क्वेश्चन है कि इसको हम बायपोलर जंक्शन क्यों कह रहे हैं, इसको हम यूनिपोलर क्यों नहीं कह रहे थे। ये इस चैप्टर के आगाज़ में मैंने बताया कि इसका नाम बायपोलर क्यों है, सर क्योंकि क्योंकि उससे इसमें मेरा जो है काम ना आसान हो जाए। जी करंट के गुजरने के एक से दो रास्ते होते हैं, इसलिए इसको बाइपोलर कहते हैं। यूनिपोलर में एक ही डायरेक्शन होती है, बाइपोलर में दो डायरेक्शंस होती हैं, इसलिए इसको। जो आपके पास करंट है या जो आउटपुट आ रही होती है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से भी है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से भी है, ठीक है। दो तरह की पोलैरिटीज़ जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, बायपोलर, ठीक है, ठीक है, बाय को आप टूल्स में कंसिडर करें। सो अभी आपने यहाँ पर भी देखा कि कुछ थोड़ा सा पोर्शन एक साइड से आपको मिला है, कुछ थोड़ा सा पोर्शन आपको दूसरी साइड से मिला है, और उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से भी है, मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से भी। ये बिल्कुल जब ये चैप्टर आगाज़ किया था सो उस लेक्चर में हम इस पर बात कर चुके थे। सो सेम इज़ द केस विद दिस इक्वेशन कि आपके पास कलेक्टर जो करंट है उसको दो चीज़ों की बेस के ऊपर आपको पार्टिसिपेशन मिल रही है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। आईसी जो होता है, आईसी को अगर मैं अल्फ़ा की सेंस में देखूं, अल्फ़ा हमने देखा था कि हमारे पास एक फैक्टर है, ठीक है, और अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है जी, लास्ट सेक्शन में हमने देखा सर था। ये अल्फ़ा अल्फा ये फैक्टर्स वगैरह नहीं देखे थे हमने। फैक्टर देखे हैं, बेसिकली अल्फ़ा को हम डिस्कस कर चुके हैं। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आई सी ओवर आई ई, ये कॉमन बेस में हमने डिस्कस किया कि आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट, और ये इसको हमने कॉमन बेस के अंदर इस चीज़ को हमने डिस्कस किया
कि अल्फ़ा जो है दैट इज़ इक्वल टू आई सी ओवर आई ई। सो कॉमन बेस के अंदर चूँकि कलेक्टर आपके पास आउटपुट साइड होती है, ठीक है, और इनपुट साइड आपके पास आई ई होती है। सो ये जो आपके पास आई सी, फिर यहाँ पर क्या बनेगा, आई सी विल बी इक्वल टू अल्फ़ा आई ई। ये उस वक्त डिस्कस किया जब अल्फ़ा की वैल्यू 1 थी और 0.99 के करीब होती है, ठीक है, ये चीज़ें जो है। सो आई सी क्या आपके पास होगा, अल्फ़ा आई ई, ये मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से बिल्कुल, और माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से आपके पास क्या लिखा हुआ है, आई सी बी ओ, ठीक है, यानी कि करंट है कलेक्टर और बेस से जो हमें करंट मिल रहा है जबकि अमीटर ओपन होता है। ये वो वाला हमारे पास एक मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से हो गया और एक मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से हो गया। अच्छा, अभी थोड़ा सा जब मैं आगे चलूँगा तो ये जो वर्ड लिखा होता है आई सी बी ओ या आई सी ई ओ, इस पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि इन चीज़ों को भी कैसे अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको यहाँ इससे भी आप थोड़ा फेमिलियर हो जाएं। सो इक्वेशन 3.6 जो है वो मैं क्या बता रही कि आई सी जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से भी और मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह। फर्दर अगर इसको मैं एक्सटेंड करूँ, सो आई ई को आप लिख सकते हैं आई सी प्लस आई बी, ठीक है। यस सर। सो मज़ीद इसको मैं लेके चलूँ तो आई सी मेरे पास हो जाएगा अल्फ़ा आई बी और 1 माइनस अल्फ़ा प्लस आई सी बी होगा। सो ये आप रीअरेंज कर रहे हैं, दैट वाज द मेन थिंग। और ये जिस पे मैंने टिक लगाया वो क्या बता रहा है, दैट वो ये बता रहा है कि मेजॉरिटी प्लस मिनॉरिटी, ठीक है, उनकी वजह से ये आपने जो है वो चीज़ लिखी है, ठीक है। और फिर आई ई की वैल्यू पुट कर दी है। आई ई आप सबको पता है, क्वेश्चन भी आज मैंने आप लोगों से पूछा था और आप लोगों ने आंसर भी किया था कि आई के अंदर दो तरह के करंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, आई बी और आई सी, ठीक है। सो यस वो सर। आपने वैल्यू वो आपने प्लग इन कर दी, तो ये दो काम आपने किए, रीअरेंज कर लिया फॉर द आई सी, ठीक हो गया। इफ़ वी कंसिडर केस डिस्कस अबाउट आई बी, क्योंकि हम केस डिस्कस करें आई बी ज़ीरो, इसीलिए तो डेरिवेशन पे हैं कि आई बी ज़ीरो होता है और आई सी ज़ीरो नहीं होता, इसीलिए हमारी बहस चल रही है अभी। सो आई बी को ज़ीरो आप प्लग इन कर दें, सो आपने आई बी को ज़ीरो पुट कर दिया। सो जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो स्टिल यू विल एंड अप अल्फ़ा की अब जो वैल्यू होती है, क्योंकि आई सी और आई आलमोस्ट बराबर होते हैं, थोड़ा सा बीच में फ़र्क होता है, ऐसे ही है ना, आई अप्रॉक्सीमेटली यस इज सर। इक्वल टू आई सी, लेकिन आई सी में थोड़ा सा फ़र्क इस वजह से होता है कि आपके पास अगर आप यहाँ पर आई सी की इक्वेशन लिखें तो वो क्या बनेगा, आई ई माइनस आई बी, ऐसे ही है, आई सी विल बी इक्वल टू आई ई माइनस आई बी, यस ऐसे ही सर। होगा या नहीं होगा। यस सर। सो जो इनपुट करंट है उससे थोड़ा सा बेस करंट माइनस हो जाता है, और ये आगाज़ में मैंने आपको बताया था जब आप इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपने देखा था, मैंने रेशो भी बताई थी कि किसको थिक रखना है किसको थिन रखना है, और इसकी रेजिस्टेंस हाई रखी जाती है ताकि इसकी तरफ करंट कम जाए। ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे कि कंस्ट्रक्शंस के अंदर जब ये चैप्टर हमने आगाज़ किया था। सो वो थोड़ा सा जो पोर्शन है वो आई बी की तरफ चल जाता है। सो ऑलमोस्ट पूरा ही होता है, वन यानी कि होता है, लेकिन थोड़ा सा जो ड्रॉपेज की वजह से जब आप अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आई सी और आई ई करते हैं तो वो 0.996 के करीब रैदर देन वन, थोड़ा सा उससे कम होता है, ठीक है। सो आपने अल्फ़ा को भी पुट कर दिया यहाँ पर जहाँ जहाँ पे प्लग इन करना था, यू विल एंड अप विद आई सी बी ओ डिवाइडेड बाई 0.004 और 250 टाइम्स आई सी बी। अब ये रिलेशन आपको बता रहा है कि अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से थोड़ा सा भी रिवर्स सैचुरेशन करंट अगर मौजूद है, लेकिन जब आप उसको 250 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सो वो ज़ीरो नहीं होगा, क्या ख्याल है? जब आप एक यस छोटी सर। सी वैल्यू को भी, ठीक है, यानी कि अगर वो मिली या माइक्रोज़ के अंदर भी है या नैनोज़ के अंदर भी है, तो जब आप 250 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली आपके पास जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा डिफरेंट आएगा। वो कैसे? उसने कहा सपोज करो कि 1 माइक्रो एम्पेयर है, जिसको आप इग्नोर भी कर सकते थे वहाँ पर, अक्सर आप कर भी देते, लेकिन जब 1 माइक्रो को आपने 250 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया सो अब आपके पास कुछ ना कुछ मिलीज एम्पेयर्स में आ रहा है रैदर देन ज़ीरो, ये आपके पास 0.25 मिली एम्पेयर है, ठीक है। सो वो जो वहाँ पर आपको आई बी ज़ीरो के ऊपर आई सी ज़ीरो नहीं मिल रहा था, वो आपके पास ये चीज़ थी।
और अब फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसने क्या हुआ, फ्यूचर रेफरेंस द कलेक्टर करंट डिफाइंड बाय द कंडीशन आई बी इज इक्वल टू ज़ीरो। आई बी ज़ीरो का मतलब आपके पास क्या है कि इनपुट साइड से आपके पास करंट नहीं आ रहा, ठीक है, इनपुट साइड को आपने जो है वो ओपन किया हुआ है, ठीक है। सो आपके पास अब ये जो नोटेशंस हैं इसका मैं आपको बताऊं कि अब ये देखें आईसी को उसने क्या ज्यूम कर लिया हुआ है ये चीज़। अब ये दोनों एक ही चीज़ें हैं लेकिन किस सेंस में एक चीज़ें हैं, खैर फ़र्क तो काफ़ी है इनमें। अब ये आईसी को आईसीईओ क्यों कह रहा है, क्योंकि ये अगर आप कंडीशन देखें आईसीईओ तब बना है जब आई बी ज़ीरो है। इस पर मैं अभी थोड़ा फोकस करता हूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाए। आईसी जो है वो आईसी ही है। आईसी का नाम क्यों बदला, आईसी का नाम बदल के क्या रखा गया यहाँ पर जी, बताएं ज़रा ICEO। सारे ज़रा इसको देखें जी। आईसी का नाम चेंज करके वो क्या रखा है जी नाम, ICEO। अच्छा। अब ये दोनों सेम नहीं हैं, ये नाम उसने क्यों चेंज किया है, क्या कंडीशन लगाई है, उसके ऊपर अब मैं टिक मार्क करने लगाऊंगा। ICEO। आईसीईओ तब बनेगा, ये टिक्स मैंने लगाई हुई हैं। कलेक्टर को आप कब आईसीईओ कह सकते हो, हाँ जी टिक मार्क्स को देखें। जब IB जो है 0 माइक्रोन पे रखेंगे। आई बी जब ज़ीरो होगा, अब आई बी ज़ीरो होने के क्या मतलब है, सपोज कॉमन एमीटर के अंदर आप क्या करते हैं, बेस एमीटर और कलेक्टर। जब आप आई बी ज़ीरो कह रहे हैं तो उसका क्या मतलब है कि बेस और जो मीटर साइड है उससे आपको करंट जो है वो नहीं मिल रहा, क्या ख्याल है। यस सर। आई बी के ज़ीरो का क्या मतलब है कि इनपुट साइड से करंट नहीं आ रहा, Yes, ठीक है। sir. जब आप इस तरह का काम करेंगे, जब आप कहेंगे कि बेस वाली साइड से हमें करंट नहीं मिल रहा, ठीक है, तब आप आईसी को क्या कह रहे हो, आईसीईओ। अब ये इसको सीईओ क्या सीन है इसका, इसका सी का मतलब कलेक्टर, ई का मतलब आपके पास Emitter। एमिटर, कलेक्टर, और ई का मतलब आपके पास एमिटर, और ओ का मतलब है ओपन। अब बची क्या चीज़ है जो ओपन हो सकती है, बचाएं जी, 3 लेग्स हैं, बचा क्या चीज़ है, बेस बेस Base, sir। बची। सो प्यारे भाई कलेक्टर एमिटर जब बेस ओपन होगी, सो मैंने आपको क्या बताया कि बेस एमिटर कलेक्टर जब आपके पास आई बी ज़ीरो होगा, और आई बी ज़ीरो कब होगा, तब जब ये फॉरवर्ड बाइस नहीं होगी, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने रिवर्स बाइस साइड पे अटैच किया होगा करंट को, जब डायरेक्शन नहीं मिलेगी। सो आप आई सी को आई सी ओ क्यों कह रहे हैं कि ये कलेक्टर और एमिटर का करंट है जब आपके पास बेस ओपन है। बात समझ लगी, जब बेस क्या है जी, बताएं सारे यार। ओपन सर। ये इतनी आसान चीज़ें नहीं हैं जो कि मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, ये थोड़ा पार्टिसिपेशन तो दे दिया गया। सो अब देखने की बात ये है कि बेस को तो आपने ओपन कर दिया, जो मेजॉरिटी साइड थी, अमूमन आप क्या कहते हैं कि बेस और मीटर फॉरवर्ड होगी और कलेक्टर और वाली जो साइड आउटपुट जो साइड है उसको आप रिवर्स कर लेते हैं एक्टिव रीजन के लिए। सो जब आपने मेन चीज़ को ही आपने एंड कर दिया, मेजॉरिटी कैरियर्स को इस लेट्स सपोज आप लोगों ने एंड कर दिया उस वो वाला ही पॉइंट, तब फिर करंट किस, जब मेजॉरिटी की वजह से नहीं होगा तो फिर करंट किन की वजह से फ्लो कर सकता है। मेजॉरिटी को जब हम ख़त्म करते हैं तो आखिरी ऑप्शन हमारे पास क्या बचती है, माइनॉरिटी। मिनॉरिटी। क्या बचती है जी, माइनॉरिटी। मिनॉरिटीज़, ठीक है। सो आप क्या काम कर रहे हैं कि आपके पास आई सी ई ओ किसके इक्वल है, आई सी बी ओ डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल्फ़ा, जब आपके पास आई बी क्या होगा 0 माइक्रो एम्पेयर होगा, तब आपके पास यस सर। ये वाली कंडीशन होगी। और आई सी बी ओ जो कि बहुत माइनर सी अमाउंट भी अगर होगी, जैसे मिसाल दी गई आपको, तब भी आपके पास एक रीज़नेबल जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है उसको यहाँ पर एक अच्छे वे में आपको बना के मज़ीद बताया गया है।
कि अब आपने इसको समझने की कोशिश करी, ये सारी आपको समझ आएगी। ICEO से क्या मुराद है, जो उसने लिखा हुआ उसको पढ़ने की कोशिश करें, समझ आ रही है? यही कहा है हमने। हाँ जी, यस सर। ICO को क्या कह रहा है जी, समझ लग रही? Base open, collector, 2 emitters. ठीक है, बेस ओपन का भी फील हो रहा है IBO 0? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सो ये आपको फील हुआ है कि ICEO आप किस चीज़ को कहते हैं। जब आप CBO की बात करते हैं, ये आपने मुझे बताना है। अगर कहीं CBO लिखा हुआ था तो उसका क्या मतलब था? मीटर सर ओपन होगा इसमें। Yes, sir. उसमें emitter side Yes, हमारे sir. पास open होगी। मैं बिल्कुल वो छोटे लेवल का स्टूडेंट हूँ, मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझाएं ज़रा कि C से क्या मुराद है, B से क्या मुराद है और O से क्या सी मुराद है। से आंसर मुराद आपका सर ठीक है, हम कलेक्टर और बी से मुराद बेस और ई से मुराद अच्छा। मीटर। Sir, O से open। और से मुराद ठीक है। अमीटर ओपन। O से मुराद ओपन है और वो बचा मीटर है। ठीक है, सो अमूमन आपके पास क्या होता है कि जो बेस और मीटर साइड होती है वो फॉरवर्ड साइड होती है, और जो कलेक्टर और बेस साइड होती है उसको आपने क्या रखा होता है, रिवर्स रखा होता रिवर्स वाइज। है। ठीक है, सो जो कलेक्टर और बेस साइड से फिर जो हमें चीज़ें मेरी होती हैं वो अमूमन सैचुरेशन करंट की वजह से होती हैं, बहुत थोड़ी अमाउंट में होती हैं। ठीक है, और उनकी वैल्यू कब इग्नोर हो सकती है, कब नहीं हो सकती। सो ये चीज़ लिखी हुई कि अब आपको ICO का भी पता चल गया, ICBO का भी पता चल गया। ठीक है, और IB आपके पास 0 है, और वो आप IC क्यों 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो 250 टाइम्स हैं। अगर मिनॉरिटी कैरियर्स के बहुत कम करंट भी होगा, लेकिन जब 250 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक रीज़नेबल आपको अमाउंट नज़र आएगी जिसको आपको करना पड़ेगा। अब आपको समझ लगी है कि IB 0 करने से IC 0 क्यों नहीं हुआ, और पिछली में IE जब 0 किया था IC 0 हो चुका था। ठीक है, यस सो सर। अब ये उस चीज़ का एक हमारे पास चीज़ें। ठीक है, सर सिर्फ एक चीज पूछनी थी हाँ जी। कि ये जब आई बी हमारे पास 0 है तो ये आई सी यानी 0 नहीं होता क्योंकि वो 250 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लेकिन ये देखेंगे तो मल्टीप्लाई का फैक्टर है ना, तो 0 से जब 250 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 नहीं आना चाहिए आई सी। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन इनका ये है कि जी वो 250 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और अगर वो 0 है तो वो 0 ही आएगा। अब ये देखने की बात ये है कि 250 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये उसको मैंने रेड कर दिया। 250 जो है वो IB से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। IB तो पहले 0 आप लिख चुके हैं। 2B इज़ नॉट मल्टीप्लाइंग विद द IB आपका ये 0 हो चुका है, ये देखो IB 0 यस हो सर। चुका है, और मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ये टर्म भी 0 हो चुकी है। ड्यू टू द 0 क्रॉसिंग वाली टर्म 0 हो चुकी है। टिक लगा रहा हूँ, वो टर्म बच चुकी है। ठीक है, सो 250 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ICBO से। अब CBO क्या है वो आप बताएंगे ताकि मैं थोड़ा आगे चलूँ ले चीज़ को लेके। जी बताएं। कलेक्टर बेस है, जबकि मीटर आपके पास क्या है, ओपन है। ओपन। ठीक है, सो ये जस्ट मेमोराइज अ कॉन्सेप्ट। आप उसको देखें कि कॉमन बेस जब कॉन्फ़िगरेशन को आपने पढ़ा था तब उसको जाके आपने अब्दुल में देखना है कि आपके पास जब मीटर को आप ओपन करते हैं तो कलेक्टर और बेस साइड जो आपके पास रह जाती है ये रिवर्स सैचुरेशन करंट को ज़ाहिर कर रहा है, मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ज़ाहिर कर रहा है। और मेजॉरिटी अगर 0 भी हो जाएं तो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो बहुत थोड़ी सी अमाउंट में मौजूद होते हैं। ऐसा ही है? यस आवाज़ जा सर। रही उधर या नहीं जा रही? यस सर। यस सर। नहीं, वो किधर गया सवाल वाला बंदा, या डिस्कनेक्ट हो गया? ये अब्दुल रहीम है लाइन पे मौजूद हमारे साथ? डिस्कनेक्ट हो गया? जी सर वो सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, चलें इसको ज़रा देखें कि आपके पास IB जिसको आप 0 करवाना चाह रहे हैं उसके ऊपर मैंने भी क्रॉस लगा दिया और यहाँ पे उसकी वैल्यू भी 0 पुट कर दी। ये जी सर इक्वेशन जो समझ है वो लगी जी। 250 टाइम्स ICBO है। तो ये जो थोड़ा सा मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट है जिसको पहले चैप्टर में आप IS कहा करते थे। ठीक है,
पहले सैचुरेशन चैप्टर करंट। में, हाँ जी IS थोड़ी सी अमाउंट में मौजूद होता है। सो वो जो थोड़ी सी अमाउंट में मौजूद है, मेजॉरिटी पोर्शन आपका 0 हो चुका है, IB 0 हो चुका है, इनपुट साइड 0 हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा जो पोर्शन है जो कि मिनॉरिटी की वजह से है और हम उसको इग्नोर करते हैं, छोटी अमाउंट होती है, लेकिन जब उसके साथ 250 मल्टीप्लाई होगा तो वो छोटी अमाउंट भी एक रीज़नेबल इफेक्ट डाल सकती है। और मिसाल के तौर पे उसने हमें बताया है कि IB 0 कर दो, जो कि आप 0 करवाना चाह रहे थे, जहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो। लेकिन 250 के साथ जब आप 1 माइक्रो भी अगर करेंगे, 1 माइक्रो की मिसाल वो क्यों दे रहा है, इसको वो छोटी अमाउंट कह रहा है क्योंकि मिलीज़ और माइक्रोज़ को वो कंपेयर कर रहा है, नैनोज़ भी लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके पास 0.25 मिली एम्पेयर आ रहा है। सो दैट इज़ द रीज़न कि IB को 0 कर रहे हैं, लेकिन वो स्टिल क्यों नहीं आ रहा, मिनॉरिटी की मल्टीप्लिकेशन की वजह से। यस सर, ठीक है, यस सर। हाँ जी। अब अगली जो है उसको आप थोड़ा सा खुद से देख लेंगे, मैं उसको जस्ट बार बार से बताता हूँ क्योंकि चीज़ें सेम या दो कॉन्फ़िगरेशंस एक रीज़नेबल वे में आपको डिटेल में बता दी हैं। कि जब मैं बात करता हूँ कॉमन कलेक्टर की, किस चीज़ की, कॉमन कलेक्टर कॉमन की। कलेक्टर की, पहले तो आप बेस में भी और कॉमन मीटर में भी आप कह रहे थे, ये दो कॉन्फ़िगरेशंस आपने पढ़ी है ना कि बेस कॉमन और मीटर कॉमन, तो इसमें आप आउटपुट साइड आपने कलेक्टर को लिया हुआ था, ठीक है। सो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये वाली, उसमें कलेक्टर क्या है वो बजाते खुद अब क्या हो चुका है, सपोज कॉमन हो चुका है। कॉमन हो चुका, ठीक। लेकिन अभी भी जब आप इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे, इसकी सारी वर्किंग को आप स्टडी करेंगे, आप इस करंट के डायरेक्शन को देखें ज़रा, ये जो एरोज़ हैं इनको देखें। ये मैं एरोज़ की तरफ क्यों तवज्जो दिलवाई है, क्योंकि वो जो फंडामेंटल इक्वेशन है IE इज़ इक्वल टू IC प्लस IB, IC प्लस IB। दैट विल होल्ड फॉर ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस, जो मर्जी कॉन्फ़िगरेशन हो वो फंडामेंटल इक्वेशन होल्ड करेगी। क्या थी जी, IE इज़ इक्वल टू IC प्लस IB। अब आप एरो को देखें, उसी को वो रिप्रेजेंट करे, ठीक है, कि जो आपके पास IE है वो IC प्लस IB। फिर अगली जो चीज़ है, अगर आप बाइसिंग को भी देखें तो उसी तरह से आपको दो तरह की बाइसिंग्स नज़र आ रही, ठीक है, यस सर। दो तरह की आपको बाइसिंग्स जो हैं वो नज़र आ रही, क्योंकि 3 टर्मिनल्स थे तो आपने उसको आलमोस्ट दो तरह की बाइसिंग्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और ये दो तरह की बाइसिंग हमें क्या बता रही हैं कि आपने इससे एक्टिव रीजन में काम लेना है, एक को फॉरवर्ड एक को रिवर्स करना है, दोनों को फॉरवर्ड करना है या दोनों को रिवर्स करना है। जब मैं ऐसे काम करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, कभी एक्टिव रीजन बनेगा, कभी सैचुरेशन रीजन बनेगा, कभी कट ऑफ रीजन बनेगा। इट डिपेंड्स कि मैं बाइसिंग किस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। और फिर आपके पास जो है अब जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस हैं उसकी PNP NPN अगर बनाने की उसको आप देखें तो उसने C को जो है वो नीचे वाली साइड पे बनाया हुआ है, C को, ताकि आपको ये इससे फील नज़र आए कि ये आपके पास कॉमन है, ठीक है। और फिर NPN या PNP के एरोज़ किस टाइप के होते हैं वो मैंने आपको नॉट पॉइंटिंग इन और पॉइंटिंग इन से बताया था कि आपने उनको किस तरह से देखना है। फिर एक और चीज़ मेरे पास आती है कि आप यही जो करंट्स हैं इनको अगर आप देखें तो आपको वही अगेन IE इज़ इक्वल टू IC प्लस IB, वही सारी फीलिंग्स आएंगी, ठीक है। सो इस यस सेंस सर। में भी ऑब्वियसली फिर वो जो है वो कोई ना कोई चीज़ आपको बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा उसने आपको डिटेल्स जो है वो यानी कि कॉन्फ़िगरेशंस में या उस सेंस में नहीं बताई। एक बीटा अल्फ़ा तो थोड़ा थोड़ा डिस्कस होता रहा, बीटा जो है उसकी मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। आपको मैंने अल्फ़ा का बताया था, अल्फ़ा जो था वो आउटपुट कॉमन ओवर हमारे पास, इनपुट। हाँ जी, अल्फ़ा हमारे पास था IC ओवर IE, लेकिन बताता हूँ कि इसका जिक्र हमारे पास कब आया था। अल्फ़ा जो था वो IC ओवर IE था, इसका ज़िक्र हमारे पास आया था जब बेस कॉमन थी। क्या चीज़ कॉमन थी, बेस बेस, कॉमन थी। उस टॉपिक में ज़िक्र आया था।
अभी जब आप कॉमन एमिटर को जब डिस्कस कर रहे थे तो कॉमन एमिटर वाली साइड पे आपने मुझे बताना है कि उसकी इनपुट साइड कौन सी थी और आउटपुट साइड कौन सी थी। मैंने लिख भी दिए हैं, सर ऐसी बना बेस दिए थी कि सर आपको इनपुट और कलेक्टर थी आउटपुट। Collector output थी। ठीक है। सो आउटपुट ओवर इनपुट आपने IC और IB कर दिया। सो इन द DC मोड द लेवल्स ऑफ IC एंड IB आर रिलेटेड बाय अ क्वांटिटी कॉल्ड बीटा। ठीक है जी। सो बीटा आपके पास, इनको हम एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी कह लेते हैं, ये भी बताऊंगा कि क्यों इनको कह लेते हैं। और सो IC और IB, तो IB मुझे बताएं, IB तो बहुत थोड़ी अमाउंट में नहीं होता, क्या ख्याल है? यस सर। और IC IB से कदरे ज़्यादा होता है, ऐसे ही होता है या नहीं होता ऐसे? यस सर। यस सर। तो आपके ख्याल में मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट हैं तो आंसर तो इसमें बड़ा आएगा, क्या ख्याल? इसमें अब 1 वाली सिचुएशन नहीं बनेगी क्योंकि IC की वैल्यू ज़्यादा होती है और IB की वैल्यू बहुत छोटी है। अब जब एक यस बड़ी सर। वैल्यू को एक छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। यस सर। ठीक है। सो सपोज आपके पास IC जो है वो 1 मिली एम्पेयर है, ठीक है, और जो IB है दैट इज़ 1 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। सो बीटा का आपके पास क्या आंसर आएगा? सर 1 किलो। कह रहे हैं जी 1 किलो आंसर है, यानी कि बीटा क्या यहाँ पर उसको फील हो रहा है 1000। ठीक है। सो जस्ट आपको यस एक सर। ओवरव्यू देने की कोशिश की है कि आपके पास वैल्यू, बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब साफ ज़रा डिफरेंट ट्रांजिस्टर उनकी रेंजेस की हैं। जी जी। सर ये बीटा क्या चीज़ है ये बता दें। बीटा आपके पास एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, ठीक है, एक क्वांटिटी है और वो आपके पास रेशो है IC ओवर IB की, करंट्स की रेशो है, ठीक है। बीटा एम्पलीफिकेशन यस फैक्टर सर। है और करंट्स की रेशो है। IC आपके पास आउटपुट करंट है और IB आपके पास इनपुट करंट है, ठीक है। या ये तो कॉमन एमिटर के लिए ऐसा है ना, वैसे आप बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में क्या देखें कि IC कलेक्टर का करंट है और IB बेस का करंट है, ठीक है। और बेस बेस का करंट बहुत थोड़ा होता है, आपने उसकी रेजिस्टेंस और बनाया उसको इस तरह से होता है। ये मैं अगेन वो बार बार कह रहा हूँ कि ये पहला चैप्टर जब है, सॉरी थर्ड चैप्टर की जब मैं स्टार्टिंग आपको बता रहा था जिसमें मैंने बताया कि किस तरह आप डोपिंग करते हैं, किस रेशो से रखते हैं, वो सारी चीज़ें। सो 1000 ये मिसाल देने का मतलब ये है कि बीटा की वैल्यू एक बड़ी वैल्यू आएगी, अल्फ़ा की तरह 1 के करीब नहीं आएगी। सो रेंज क्या है जी? बीटा टिपिकली 50 टू 400 और नॉर्मली ये 200 के करीब। जब आप भी लैब करेंगे तो आप लैब में देखेंगे कि आप बीटा की एक सर्टन वैल्यू के साथ लैब परफॉर्म करेंगे BJTs वगैरह की, क्योंकि अभी तक ये नो सर अभी तक नहीं की। ठीक है, वो ऑब्वियसली मिड्स या उस तरह की एक सो कॉल्ड। सो यस सर। अब ये बीटा मुझे कौन बताता है? एक मैंने आपको 1000 की मिसाल दे दी जो कि इधर करीब करीब भी नहीं भटक रही। ये जब मैन्युफैक्चरर जो होता है वो आपको बताता है कि ये कितना आपको IB ले रहा है, कितनी उसकी कंस्ट्रक्शन की है, किस तरह डोपिंग लेवल रखा है, क्या रेजिस्टेंस लेवल रखा है। सो ये रेंज जो मैन्युफैक्चरर होता है ये जब आपको डेटा शीट्स मिलती हैं, मैंने आपको कहा था डायोड की पढ़े हैं, उम्मीद करता हूँ कि किसी एक दो ने देखने की कोशिश की होगी गलती से, या नहीं किसी ने यस भी सर नहीं की थी सर। की। सो उसके अंदर आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं। सो बीटा भी इस तरह जब डेटा शीट में आप देखेंगे तो बीटा भी आपको मिलेगा, ठीक है। सो ये बेसिकली है कि थोड़ा सा बेस करंट लेके आप ज़्यादा IC दे लें, यही वो एम्पलीफिकेशन टाइप चीज़ें हैं जिनको आप कंसिडर करते हैं। अगर मेरे पास इन अ वेरी क्विक वे ये कोई शीट्स हैं मेरे पास, बस मैं कोई काम की चीज़ें, अब इसको आपने जाके देखना है, ठीक है। ये देखें कलेक्टर मीटर वोल्टेज VCEO, ठीक है। और ये देखें कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। अब आपको पता लग रहा होगा कि CBO क्या होता है, बेस टू मीटर, O क्या, ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो बीटा को यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिएगा अगर कहीं मिलता है तो। फिर चाइल्ड कंपनी ये सेमीकंडक्टर, ये उसका मॉडल ऐप करेंगे फिर आपको पता, ये मैं ज़्यादा रेजिस्टेंस कम रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये वहाँ पर आप सीखेंगे कि किस तरह से। और ये देखिए स्मॉल सिग्नल करंट गेन,
ठीक है। बीटा जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है गेन की सेंस में भी उसे कह लेते हैं हम लोग, ठीक है। और वो आपके पास मिनिमम 50 और मैक्सिमम कितना है 200, ठीक है। मिनिमम क्या है जी? यस सर, हाई 50। हाई करंट गेन्स के लिए ये नीचे लिखा हुआ है कि आपके पास क्या क्या वैल्यू हो सकती है, नॉइज़, ये सारी चीज़ें। सो यहाँ से देख के मुझे चीज़ों का आइडिया, और यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसको यहाँ पर HFE क्यों लिखा हुआ है, ये भी बीटा के साथ आपको बताने की कोशिश की हुई है। इसको आप हल्का सा पढ़ लीजिएगा। बीटा के साथ एक और चीज़ यूज़ हो रही है, एक मिनट, HFE। एक तो आगे पीछे चीज़ें निकल जाती हैं। ये अगर आप देखें ना स्पेसिफिकेशन शीट, बीटा DC is usually included as HFE with the italic letter H derived from AC hybrid equivalent circuit to be introduced in chapter 4 में आप देखेंगे कि ये तो अभी हमने ट्रांजिस्टर्स को पढ़ा है। चैप्टर 4 के अंदर हम DC बाइसिंग देखेंगे और चैप्टर 5 के अंदर हम AC सिग्नल प्रोवाइड करेंगे और ट्रांजिस्टर के हम एक इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे। जैसे डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट हम देखते हैं, उसको 0.7 या उस तरह की चीज़ के हम इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। सो ये HFE का जो है वो आप देखेंगे कि ये इसको क्या है जी, सबस्क्रिप्ट F इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम फॉरवर्ड करंट एम्पलीफिकेशन। समझ लग रही बात को? फॉरवर्ड यस करंट सर। एम्पलीफिकेशंस एंड कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ये देखें ज़रा, FE जो वर्ड है वो किस वजह से बना है कि आप फॉरवर्ड करंट एम्पलीफिकेशन आप कर रहे हैं, F फॉर फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड करंट एम्पलीफिकेशन E से क्या बन रहा है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर रहते हुए आप फॉरवर्ड करंट एम्पलीफिकेशन, और ये मामलात की वजह से FE उसका नाम है। और H फॉर द हाइब्रिड है, और आप इक्विवेलेंट सर्किट जब लेंगे तो उसको आप कह रहे हैं कि हाइब्रिड इक्विवेलेंट। तो ये खैर कुछ चीज़ें हैं जिनको आप लोग आगे जाके देखेंगे। सो अब जिसने पहले डेटा शीट्स नहीं देखी थी वो डायोड की भी डेटा शीट देखे और ट्रांजिस्टर की भी डेटा शीट देखे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप बीइंग एन इंजीनियर इंडस्ट्री में जाएंगे तब आपको वसीम इकबाल नहीं बताएगा कि 50 से 200 होता है। तब आप बिल्कुल आसानी के साथ आप डेटा शीट्स के अंदर जाके HFE को देख के पता लग सकता है कि मिनिमम 50 या मैक्सिमम 200 को कहता है एम्पलीफिकेशन। आपको पता लग जाएगा कि ये डेटा शीट हमारी रेंज में फॉल नहीं करती। अगर आपको ज़्यादा एम्पलीफिकेशन करवानी है सो यू विल गो फॉर अनदर जो है वो ट्रांजिस्टर, आप उसको देखेंगे। समझ लगी ना बात की? सो ये वो कुछ चीज़ें होती हैं यस जिनको सर। देख के आप डिसीजन ले। वहाँ पे काफ़ी सारे लफ्ज़ लिखे थे, ICBO, SCO, 3 लिखे हुए थे। अब वो भी इंशाल्लाह आपको पढ़ने के साथ आइडिया हो जाएगा कि ये क्या तीन चीज़ें हैं, ठीक है ना। CO या CBO, उससे मैंने थोड़ा सा आपको बताया। सो ये दैट वाज द एन ओवरव्यू, ये पूरा वो एक चैप्टर था हमारे पास, ठीक है। फिर आप जब किसी टेस्ट वगैरह में जाते हैं तो इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मतलब इस पोर्शंस के जब आप बावडा वगैरह या किसी भी खैर SNGPL या NTDC या लेस्को या मैपको या गैपको जो, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक रीज़नेबल पोर्शन होता है। अभी आप अच्छा ये चैप्टर पढ़ा, मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। आपने अगले लेक्चर में मुझे ये बताना है कि ये जो BJT हमने पढ़ा ये करंट कंट्रोल्ड डिवाइस थी या वोल्टेज कंट्रोल्ड थी। इसको आपने गूगल करना है पहले, फिर आपको पता लगेगा। वहाँ पर आपकी नज़र पड़ेगी ये BJT था तो FET क्या होता है, मतलब करंट कंट्रोल्ड है या वोल्टेज कंट्रोल, दोनों में से कौन कौन से, उसको भी हमने खैर पढ़ना है, ठीक है। सो ये खैर कुछ चीज़ें हैं। सो आई होप यस सो सर। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3 जो है। और जब आप ट्रांजिस्टर करेंगे तो ये इसके अंदर ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग भी है, लेग्स वगैरह का, पिन्स वगैरह का आपने अंदाज़ा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हमने चैप्टर नंबर 4 की तरफ जाना है, जो कि आप साथ में देख रहे होंगे कि वो DC बाइसिंग पे है। फिर चैप्टर कुछ दिनों के बाद जब चैप्टर 5 पे जाएंगे तो इसी ट्रांजिस्टर को हम एक सिग्नल प्रोवाइड करेंगे और ये उसकी हमें एम्पलीफिकेशन वगैरह देगा, उसको हम AC एनालिसिस कहेंगे। हम इसको एक इनपुट सिग्नल देंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम आउटपुट सिग्नल में इंटरेस्टेड होंगे। और ये जो ट्रांजिस्टर है अभी तो अंदर ये चीज़ें हैं, जब हम सर्किट की बात करेंगे तो इसके इक्विवेलेंट मॉडल क्या होगा, यानी कि इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस लगी होगी, कोई वोल्टेज होगा, क्या होगा। हम सर्किट के सेंस में तो इसको सॉल्व करना नहीं ना अभी हमने सीखा, क्या ख्याल है? अगर यस न्यूमेरिकल सर। करना हो तो वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल,
ठीक है। सो हम उस चीज़ को भी देखेंगे। सो चौथा और पांचवा चैप्टर उसमें हमारी हेल्प करेगा। फिर इंशाल्लाह हम छठे चैप्टर की तरफ जब मूव करेंगे तो वो FAT है, फील्ड इफेक्ट। ये BJT था, वो FAT था। T से दोनों में ट्रांजिस्टर है और वो यूनिपोलर है। ये बाईपोलर था, वो यूनिपोलर होगा। फिर आपको समझ लगी क्या चीज़ है। फिर उसके बाद मॉसफेट्स वगैरह हैं। फिर हम फैसला करते हैं किसकी स्विचिंग फास्ट है, किसकी एम्पलीफिकेशन बेहतर है। ये इस तरह के फिर जब यस लंबे सर। मामलात की तरफ जाते हैं तो फिर ये निचोड़ निकलेगा इस चैप्टर का कि एम्पलीफिकेशन तेज़ करवानी है किसको लूँ, स्विचिंग फास्ट करवानी किसको लूँ, या सॉरी एम्पलीफिकेशन ज़्यादा करवानी है तो किसको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको इन पैरेलल हम डिस्कस करके फिर बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है। सो दैट इज़ एन ओवरव्यू कि हाउ वी विल मूव ऑन। और और सर वो इंशाल्लाह SCRs वगैरह ये भी कर देखेंगे हम। SCR ज़रा अब लंबा काम निकल जाएगा, क्योंकि देखने को तो टाइम हो तो कुछ भी देखा जा सकता है। क्या ख्याल है? यस सर। स्पेस आपके सामने होती है, फिर मतलब यानी कि थोड़ा पार्टिसिपेशन के साथ माहौल बना रहे ना, फिर बंदा थोड़ा क्विक मूव करता है। वो बड़े फिर उस थोड़ा मजबूरी होती है, चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक टाइम सर। तो हो तो फिर साफ ज़ाहिर है कोई ना कोई टेक्निकली बात करनी। क्या ख्याल है? लेक्चर होता है तो हम टेक्निकली डिस्कस करते हैं। कभी तबलीग पे या इंसानियत पे तो खैर हमने कोई ख़ास डिस्कशन की नहीं। ठीक है। सो ये जितना भी इंशाल्लाह टाइम मिला, मौका मिला, ऑब्वियसली इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो चीज़ें फिर पैरेलल में आती हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह इतने इम्प्रूव हो जाएंगे कि आप लोग सेल्फ स्टडी के ऊपर कुछ भी करने के एलिजिबल होंगे। मैं क्यों थोड़ा आपको ब्रॉडर सेंस में आपका ज़हन खोल रहा होता हूँ, क्यों डेटा शीट्स, इंडस्ट्री, इस तरह की बातें करता हूँ कि जब कुछ पढ़ लें और आगे कुछ दिल करे तो आप पढ़ने के काबिल हो चुके हों। समझ गए ना बात? सो इंशाल्लाह सर। ये है थोड़ा डोमेन आप लोगों की वसी हो जाए। ठीक है जी। नंबर इंशाल्लाह मैं आप उसके ऊपर लगा दूंगा। ठीक है। और जो शुक्रिया कुछ भी सर। आप में सोल्यूशन भी है वहाँ पे, वो उसको आप लोग देखें। बाकी ये है कि एफर्ट अच्छी पुट करें। थर्मो से रिलेटेड से तो थोड़ा मुझे बेहतर ही माहौल लग रहा था, अब वल्लाह आलम। ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि फाइनल्स की तैयारी इस सेंस में करें कि आप लोग यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट के काबिल हो सकें। ठीक है। क्योंकि राज की बात राज में रहने दें। सो अब ये है कि अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लें कि आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। लेट वगैरह आया तो उसका मामला डिस्कस कर सकते हैं, बाकी मीटिंग को लीव कर दें। बहुत शुक्रिया सरों का। अल्लाह और हाफिज़ किसी सर। को कोई मसला मसाइल है तो वो बता दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी। आसिफ रहमान। माइक्रोफोन में बड़ा शोर है अभी भी आपके पास। हम्म? तो सर ठीक, अब जिसके हेडफोन नहीं ठीक, वो ईदी वाले पैसों से हैंड्स फ्री ले ज़रा ठीक किस्म की। अच्छा जी। आसिफ रहमान कह रहा है जी। और क्या मसला है जी? सर अबू बकर आजम। आसिफ मैंने आपकी पहले ही लगाई थी टेनिस जब आपको मुखातब कर रहा था। अबू बकर आजम। ओके जी। हाँ जी। और अबू बकर आजम सर। हाँ ठीक हो गया। चलें चलें जी। ठीक है। मेरे ख्याल से दैट्स ऑल अबाउट टुडे और थैंक यू वेरी मच।